क्या आया भारत का जूट क्षेत्र, मतलब भारत का जूट क्षेत्र किसको बोलते हैं? वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को बोलते हैं। भारत का नारियल प्रदेश, भारत का नारियल प्रदेश और भारत का मसालों का बगीचा, ये दोनों केरल को बोलते हैं। क्या? भारत का नारियल प्रदेश और भारत के मसालों का बगीचा, ये दोनों है केरल में, है ना, केरल को बोलते हैं। फिर क्या है? भारत का जावा और भारत का क्यूबा, भारत का जावा और भारत का क्यूबा, ये बोलते हैं गोरखपुर देवरिया को, ये यूपी में है। ठीक है, भारत का जावा और भारत का क्यूबा, ये दोनों कहाँ हैं? गोरखपुर देवरिया में। फिर है क्या? चावल का कटोरा, ये किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। फिर क्या है? विश्व की रोटी की टोकरी, प्रेयरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं। प्रेयरी जो होता है ना, वो नॉर्थ अमेरिका में घास का मैदान है। तो क्या बोल दिया ये? भारत की रोटी की कटोरी, रोटी की टोकरी, है ना, बाउल। तो विश्व की बोला है ना, विश्व की रोटी की टोकरी, ये कौन है? प्रेयरी है, प्रेयरी, ये नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेयरी, है ना। फिर बोला है भारत का, विश्व का, पूरे विश्व का बात चल रहा है अभी, है ना, मतलब जो भी बोलूंगा। तो विश्व का कॉफी पत्तन, मतलब कॉफी पोर्ट, है ना, और विश्व का कॉफी मार्ग, ये दोनों सेंटोस में है। सेंटोस कहाँ है? साओ पालो ब्राजील में, है ना। जो विश्व का कॉफी पोर्ट, ये है सेंटोस में, सेंटोस साओ पालो ब्राजील में है। फिर आया विश्व का कॉफी मार्ग, है ना, विश्व का कॉफी मार्ग, ये है सेंटोस साओ पालो में। अब आया लौंग का द्वीप, लौंग जो खाते हैं ना, लौंग, वो वाला लौंग का आइलैंड ऑफ, है ना, लौंग का आइलैंड, लौंग का द्वीप, ये बोलते हैं जंजीबार को, जंजीबार, है ना। लौंग का द्वीप मतलब आइलैंड, लौंग का द्वीप, ये बोलते हैं जंजीबार को। जंजीबार तंजानिया में है। ठीक है, जंजीबार को बोलते हैं लौंग का आइलैंड, लौंग का द्वीप, जंजीबार को बोलते हैं। अब आया कोलानट की भूमि, कोलानट की भूमि अफ्रीका को बोलते हैं। ठीक है, और विश्व का कॉफी का पात्र, कहवा पात्र, विश्व का कॉफी का पात्र ब्राजील को बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोला है? विश्व की कहवा की मंडी, ये मंडी है ना, कहवा की मंडी, कहवा का पात्र बोल दिया तो कलेक्टिवली ब्राजील आ गया। अब बोला कहवा की मंडी जहां बेचते हैं। ठीक है, विश्व की कहवा की मंडी, ये है साओ पालो ब्राजील में। देख भाई, कॉफी से रिलेटेड बहुत साओ पालो में आ रहा, साओ पालो ब्राजील में, सब साओ पालो ब्राजील ही है ना। तो विश्व की कहवा मंडी साओ पालो ब्राजील। अब भारत का फलों का डलिया, फ्रूट्स वाला ना, तो भारत का फलों का डलिया, ये बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को। भारत का फलों का डलिया, ये बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को। अब भारत का सोया प्रदेश मतलब सोनी क्या, सोया प्रदेश मतलब सोयाबीन मिलता है ना, हमारे एमपी में मिलता है, हमारे एमपी में। तो क्या है? भारत का सोया प्रदेश, ये मिलता है मध्य प्रदेश में। अब आया क्या? फलों एवं सब्जियों के रंग, कड़वाहट, इन सब का कारण क्या है भाई? देख ले, पहले बोलूंगा कलर पूरे। ठीक है, आलू का हरा रंग, आलू हरा हो जाता है सोलेनिन के कारण, सोलेनिन। ठीक है, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। और प्याज का पीला रंग, प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन, प्याज का पीला रंग होता है क्वेरसिटीन के कारण। क्वेर है ना, आधा का वे र सिटीन, क्वेरसिटीन, प्याज का पीला रंग होता है क्वेरसिटीन के कारण। आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण, आलू सोलेनिन होता है ना, सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन, के कारण, कैपसेंथिन, मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन, है ना, लगा आग भर गया, कैप्सेंथिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन। अब गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, ठीक है। अब देख, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर में लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्याज और गाजर दोनों का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज और गाजर दोनों का लाल रंग होता है रेड कलर, लाल रंग गाजर और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग, हल्दी में ना, टर्मरिक, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण, कुरकुमिन के कारण। और गाजर में नारंगी रंग, गाजर में ऑरेंज कलर, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। गाजर में ऑरेंज कलर होता है ना गाजर का, तो गाजर में ऑरेंज कलर, गाजर में ऑरेंज कलर नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, कैरेट है ना इसलिए कैरोटीन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण। प्याज में, ठीक है, प्याज में लाल रंग और गाजर में लाल रंग, प्याज और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, और क्या बोला? एंथोसाइनिन के कारण प्याज और गाजर में लाल रंग होता है। ठीक है,
और गाजर में नारंगी रंग, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन। फिर आया मिर्ची में, मिर्ची में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन। ये कलर हो गया। अब पढ़ेंगे कड़वाहट, कड़वाहट, कड़वाहट में क्या है, बादाम में कड़वाहट, बादाम में कड़वाहट, एमाइलेडिन, एमाइलेडिन, बादाम में कड़वाहट, एमाइलेडिन। खीरे में, खीरा, खीरा जो खाते हैं, खीरे में कड़वाहट है कुकुरबिटेसिन, खीरा कुकरा है ना, खीरे में कड़वाहट, खीरे में, खीरा, खीरा खाते हैं, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन, ठीक है, कुकुरबिटेसिन। और बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन। बेल में, बेल होता है ना, बेल, बेल, बेल का पेड़, तो वही बेल में कड़वाहट का कारण मार्मोलोथसिन, मार्मोलोथसिन है ना, बेल में कड़वाहट का कारण मार्मोलोथसिन, मार्मोलोथसिन। बेल में कड़वाहट का कारण मार्मोलोथसिन। और बादाम में कड़वाहट का कारण एमाइलेडिन। अब आया पीपर, पीपर, पीपर में कड़वाहट का कारण ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन। पीपर खाते हैं ना, पीपर, पेपर होता है ये, पेपर। तो पेपर में कड़वाहट के कारण, पेपर में कड़वाहट का कारण ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन है ना, ओलिमोरेसिन। अब क्या आया, पीपर, पेपर ना, पेपर में कड़वाहट का कारण ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन। अब आया बेल, बेल में कड़वाहट का कारण मार्मोलोथसिन, ठीक है। बादाम में कड़वाहट का कारण एमाइलेडिन होता है, एमाइलेडिन, एमाइलेडिन, ठीक है। अब आया खीरे, खीरे में कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन, खीरे में, खीरा, खीरा, खीरे में कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन। करेले में मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेला, करेला कड़वा क्या होता है, मेमोर्डिकोसाइड, मेमोर्डिकोसाइड, मेमोर्डिकोसाइड। करेले में कड़वाहट का कारण मेमोर्डिकोसाइड, मेमोर्डिकोसाइड। करेले में कड़वाहट का कारण क्या होता है, मेमोर्डिकोसाइड। खीरे में कड़वाहट का कारण, खीरा कुकरा है ना, कुकुरबिटेसिन, खीरे में कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन। बादाम में कड़वाहट का कारण एमाइलेडिन। पेपर में कड़वाहट का कारण ओलिमोरेसिन, ठीक है। अब आया बेल में कड़वाहट का कारण मार्मोलोथसिन, मार्मोलोथसिन। अब चरपराहट वाला जान ले, चरपराहट चिरपिर जैसे लगता है। मिर्ची में चिरपराहट, मिर्ची में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन। मिर्ची में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। और आगे एक तो क्या, शलजम, शलजम, शलजम खाते हैं जो, शलजम, शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है, ठीक है। शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण शलजम में चरपराहट होता है। अब देख, लहसुन में गंध जो आती है, लहसुन में गंध आती है एलाइसिन के कारण, एलाइसिन, एलाइसिन। लहसुन में गंध सीन है ना, लहसुन में गंध एलाइसिन, एलाई रहता है ना लहसुन, लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण। और पेपर में गंध ओलियोरेजिन के कारण, ओलियोरेजिन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पेपर का, पेपर का रट लेना। पेपर में पीपर बोलते हैं इसको, पेपर है ना। पेपर में जो रेड हॉट चिली पेपर चलता है ना, उसको मत मान लेना बैंड। ये क्या बोला है यहाँ पर, पेपर, पेपर में जो गंध होता है वो ओलियोरेसिन के कारण होता है, रेसिन, ठीक है। और जो पेपर में कड़वाहट होता है वो होता है ओलिमोरेसिन। देख, जो कड़वाहट है ना पेपर का, वो होगा ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन, ओलिमोरेसिन। पेपर में कड़वाहट होता है ओलिमोरेसिन। फिर आया क्या, पेपर में गंध होता है ओलियोरेसिन, है ना। और जो पेपर में कड़वाहट होता है वो ओलिमोरेसिन। जो कड़वाहट है ना पेपर का, उसमें ओलिमो बोला है, मो माँ वाला मुंह है ना, ओलिमोरेसिन। ये होता है पेपर में कड़वाहट। और तेरे को अगर पूछेगा कि पेपर में गंध क्यों होता है, तो ओलियोरेसिन, इसमें या लगा है ना, या, तो पेपर में गंध होगा ओलियोरेसिन और पेपर में कड़वाहट होगा ओलिमोरेसिन। मूली में तीखापन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली का तीखापन लगेगा तो आइसोसाइनेट बोलना कि इसमें आइसोसाइनेट है, ये मत बोलना तीखा है। मूली में तीखापन आएगा तो आइसोसाइनेट बोलना है ना, आइसोसाइनेट। अब आया अरबी, अरबी जो खाते हैं ना, अरबी में कसेलापन कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। अरबी में कसेलापन कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। फिर आया आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण होता है, टेनिन। आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण होता है, टेनिन है ना। आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण होता है। और तिलहन जो खाते हैं, ऑयल सीड है ना, तो तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड है ना, कैरोटिनाइज्ड। तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड। और पेपर में कड़वाहट ओलिमोरेसिन, पेपर में गंध ओलियोरेसिन, ठीक है। पेपर में जो कड़वाहट होती है वो ओलिमोरेसिन, उसमें ओलिमो लगेगा, मो।
ओलिमो रेसिन, पेपर में कड़वाहट ओलिमो रेसिन, और पेपर में गंध ओलियो रेसिन, इसमें या लगेगा, या यो है ना, पेपर में गंध ओलियो रेसिन। तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड, ठीक है। अब अपन जो ये शलजम में चरपराहट पढ़े रहे, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, ठीक है। और क्या पढ़े थे कैल्शियम ऑक्जिलेट में? अरबी का कसैलापन, ये भी कैल्शियम ऑक्जिलेट में होता है, देख ले भाई। अरबी है ना, अरबी में कसैलापन और शलजम में चरपराहट, ये दोनों होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट से, है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट से। पेपर में गंध ये होता है ओलियो रेसिन से। अब पेपर में कड़वाहट ये होता है ओलिमो रेसिन से, ठीक है, ओलिमो रेसिन से, ठीक है। पपीते का पीला रंग, पपीते में पीला रंग केरिकजेंथिन, केरिकजेंथिन, पपीते का पीला रंग केरिकजेंथिन, केरिकजेंथिन, ठीक है। पपीते में पीला रंग केरिकजेंथिन, और प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन, 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 प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन। एक बार और पढ़ दे रहा हूं। आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन, एमाइलेडिन, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण। पपीते में पीला रंग केरिकजेंथिन के कारण, पपीते में पीला रंग केरिकजेंथिन के कारण। अब आया क्या? मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण, ठीक है, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण। अब आया खीरे में कड़वाहट, खीरे में कड़वाहट कुकर बिटेसिन। अब आया क्या? करेले में कड़वाहट मेमोरडिकोसाइड, मेमोरडिकोसाइड, ये होता है करेले में कड़वाहट। आलू का हरा रंग, ये क्यों होता है? सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण, क्वेरसिटीन के कारण, प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण। और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण, और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। और क्या? मिर्ची में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण मिर्ची में लाल रंग होता है। गाजर में लाल रंग और प्याज में लाल रंग, दोनों का सेम होता है। गाजर और प्याज दोनों में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। गाजर और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अरबी में कसैलापन और शलजम में चरपराहट दोनों होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण, ठीक है। अब आया बेल जो खाते हैं ना, बेल में कड़वाहट होता है मार्मोलोत्सिन, बेल में कड़वाहट मार्मोलोत्सिन, ठीक है। अब आया पेपर में कड़वाहट ओलिमो रेसिन, ओलिमो मुंह लगा है ना, इसमें मां लगा है, ओलिमो रेसिन, पेपर में कड़वाहट ओलिमो रेसिन। और क्या होता है? पेपर में गंध, जो गंध आता है पेपर में गंध, ये होगा ओलियो रेसिन, इसमें यो होता है, यो वाला। पेपर में गंध ये ओलियो रेसिन। अब क्या हुआ? मूली में तीखापन, ये आइसोसाइनेट के कारण होता है, आइसोसाइनेट। मूली जो होता है आइसोसाइनेट के कारण तीखा होता है, ठीक है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट। अब लहसुन में गंध, ये क्यों होता है? लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है, एलाइसिन, लहसुन में गंध एलाइसिन, ठीक है। अब आया क्या? पेपर में गंध ओलियो रेसिन, और पेपर में कड़वाहट ओलिमो रेसिन। अब आया क्या? टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण, ठीक है, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। गाजर और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण। अब आया गाजर का ऑरेंज रंग, ठीक है, कैरेट का, गाजर का ऑरेंज रंग, गाजर का नारंगी रंग, ये होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। अब आया क्या? तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड, ठीक है, तिलहन के तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड के कारण होता है। अब आया शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण होता है, ठीक है। क्या पढ़े थे? अरबी में कसैलापन और शलजम में चरपराहट, ये दोनों होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। अरबी में कसैलापन और शलजम में चरपराहट, ये दोनों होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। अब आया आंवले में कसैलापन, आंवले में कसैलापन होता है टेनिन के कारण, टेनिन है ना, टेनिन। आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण, और शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। अब अपन पढ़ेंगे क्या? पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन क्या है? वे तत्व वे एलिमेंट जिनकी कमी के कारण प्लांट फिजियोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक कहते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया के प्रमुख वैज्ञानिक अर्गोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया के प्रमुख वैज्ञानिक आर्गोन ने 17 तत्वों को आवश्यकता की सूची में रखा। पौधों के लिए ये जो 17 तत्व हैं, ये बहुत आवश्यक माने हैं। ये जो तत्व हैं बहुत आवश्यक है, 17 तत्व पौधों के लिए आवश्यक है, जो निम्न 3 शर्तों को पूरा करते हैं। ये 17 तत्व हैं, ये 3 शर्त को पूरा करते हैं। क्या? जिसका पौधों के मेटाबॉलिक
प्रोसेस से सीधा संबंध हो। दूसरा, उस तत्व की कमी को दूसरे तत्व से पूरा ना किया जा सकता हो। और तीसरा, उस तत्व के बगैर पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सके। ठीक है, उस तत्व के बगैर पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा ना कर सके। ठीक है, अब देख, आवश्यक पोषक तत्व इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पौधों की आवश्यकता के अनुसार तीन ग्रुप में बांटे हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मुख्य पोषक तत्व, मैक्रो MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मुख्य पोषक तत्व। ये क्या होता है? जो वे तत्व जिनकी पौधों को पेल की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मैक्रो लिखा है ना, मैक्रो और मुख्य। ठीक है, तो जिन तत्वों की पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता हो उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सब जानते हैं ये क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों में क्या होता है? NPK होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK ये होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, अब आया क्या? गौड़ पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है? ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए रहता है, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तुलना में कम चाहिए। उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, गौड़ पोषक तत्व। इसका क्या होगा? मैग्नस, क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर 16 वाला। फिर आया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत कम वाले। तो वे तत्व जो पौधों को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन, सोडियम, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 42। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर है 42। ठीक है, तो यही है, ये सब क्या है? ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखना है जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है ना, मैक्रो वाले, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसके काम जितने भी हैं, मुख्य पोषक तत्व जो है ना, मुख्य पोषक तत्व, उन सबके नाम और वो करता क्या क्या है। पहला है क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, तो नाइट्रोजन N। नाइट्रोजन क्या करता है? पौधों में हरा रंग, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। ठीक है, और क्या करता है? पौधों के विकास में मदद करता है। फसल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल पकने की अवधि को बढ़ा देता है नाइट्रोजन। ठीक है, और प्रोटीन निर्माण में तो सहायक होगा ही, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन का क्या होगा? क्या क्या करता है ये? क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधों के विकास में मदद करता है, फसल पकने की अवधि को, फसल पकने की टाइमिंग को बढ़ा देता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है नाइट्रोजन। अब आया दूसरा नंबर का क्या? पोटेशियम। अब सेकंड नंबर का आया पोटेशियम। पोटेशियम मतलब पोटा 19 वाला। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। के, इसका सिंबल क्या है? के। ठीक है, अब पोटेशियम क्या क्या करता है? पौधों को सूखे के झटके से बचाना, मतलब सूख न जाए पौधा, इसलिए आवश्यक है कौन? पोटेशियम। ठीक है, भूसे में चमक लेके आता है पोटेशियम, तने में मजबूती प्रदान करता है, कीट और रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता प्रदान करता है पोटेशियम। ठीक है, आलू में स्टार्च, प्रोटीन एवं ग्लूकोज, है ना, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब को बढ़ाता है पोटेशियम। ठीक है, अब आया क्या? फास्फोरस। फास्फोरस मतलब P। एटॉमिक नंबर फास्फोरस का क्या होता है? फास्फोरस 15। ठीक है, अब फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस जो होता है पौधे के रूट का विकास करता है, रूट को डेवलप करता है, जड़ को डेवलप करता है, उसके फैलाव को, मतलब जड़ कितना फैलेगा ये फास्फोरस डिसाइड करता है, उसके फैलाव को बढ़ाता है और जड़ों का विकास करता है। जड़ का विकास होगा तभी फैलेगा जड़ अंदर ही अंदर। ठीक है, और पौधों को आधार प्रदान करता है, और जो दलहनी पौधे रहते हैं ना, दलहनी फसल, उसमें जो गांठ बनते हैं, तो गांठों का निर्माण करता है कौन? फास्फोरस, और उनकी संख्या को बढ़ाता है। गांठों का निर्माण एवं संख्या बढ़ाता है कौन? फास्फोरस। और पौधों में बड्स कली, है ना, फूल, बीज, फलों के विकास में भी मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को बढ़ाता है, मतलब भूसा ज्यादा ना निकले, दाना मेन मटेरियल निकले, तो इसमें फास्फोरस का काम है ये। ठीक है, मेन तो फास्फोरस का क्या है? दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करना एवं उसकी संख्या बढ़ाना। अब आया कैल्शियम। कैल्शियम मतलब क्या? Ca। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, 20। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम दलहनी पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है, सेल कंस्ट्रक्शन करता है, कोशिका संरचना एवं विभाजन में सहायक होता है कैल्शियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम क्या करता है? कोशिका संरचना एवं विभाजन में, है ना, कोशिका कंस्ट्रक्शन और कोशिका डिवीजन, इन दोनों में सहायक करता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आ गया ना, कैल्शियम दलहनी पौधों में प्रोटीन का निर्माण तो करता ही है, इससे ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि कोशिका संरचना एवं विभाजन में सहायक होता है कैल्शियम। ठीक है, अब आया क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, है ना।
मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है कौन? मैग्नीशियम, ठीक है। और चारे के फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है मैग्नीशियम और चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम। अब आया सल्फर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फर। सल्फर का 16 होता है ना एटॉमिक नंबर, सल्फर 16। सल्फर का क्या है? प्रोटीन एवं तेल का निर्माण, तेल है ना, तेल, ऑयल, प्रोटीन एवं ऑयल का निर्माण में सहायक होता है सल्फर। प्रोटीन और ऑयल मतलब तेल, इनके निर्माण में सहायक होता है सल्फर, ठीक है। अब आया लोहा, आयरन का क्या होता है? लोहा 26 होता है, 26 लोहा, ठीक है। लोहा क्या करता है? क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करता है लोहा जो होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं में कैटलिस्ट का काम करता है कौन? लोहा क्या करता है? ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम लोहा करता है। लोहा जो होता है ये तो सब जानते हैं, लोहा जो होता है आयरन Fe, आयरन, लोहा 26, ठीक है। लोहा जो होता है ये रेस्पायरेशन में, श्वसन में सांस लेने में ऑक्सीजन का वाहक होता है ना, ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन? लोहा। अब आएगा जस्ता, जिंक का क्या होता है? 30, Zn, जिंक जस्ते का होता है 30 एटॉमिक नंबर, ठीक है। जिंक क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, जिंक, ठीक है। और प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है, सहायक। और क्लोरोफिल के निर्माण में कैटलिस्ट का काम करता है कौन? जिंक। और लोहा क्या करता रहा? लोहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता रहा और सांस लेने में ऑक्सीजन का वाहक रहा। और यहाँ पर जो जिंक पढ़े हैं, जिंक क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में कैटलिस्ट का काम जिंक करता है, जिंक, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी सहायक होता है और क्लोरोफिल के निर्माण में कैटलिस्ट का काम जिंक करता है। एंजाइम सक्रियता भी है, एंजाइम एक्टिवेशन करता ही है। अब आया क्या? कॉपर मतलब तांबा, Cu, कॉपर, तांबा। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, कॉपर 29 है, कॉपर 29। क्या करता है कॉपर भाई? जो फंजाई डिसीज है ना, उनको नियंत्रित करता है, कॉपर क्या करता है? कॉपर जो होता है, फंजाई डिसीज होती है ना, कवक जनित रोग, उनके नियंत्रण में सहायक होता है, सहायता करता है कॉपर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को नियमितता, कंटिन्यूटी प्रदान करता है और अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और क्लोरोफिल उत्पादन में भी सहायक है। मेन जो कॉपर है ना, कॉपर कवक याद कर ले। तो कॉपर क्या करता है? कवक मतलब फंजाई होता है ना, FUNGI, फंजाई। तो कवक जो होता है, कॉपर जो होता है, ये कवक जनित रोग के नियंत्रण में सहायक होता है। अब आया क्या? मोलिब्डेनम, इसको बोलते हैं MO, मोलिब्डेनम मतलब MO 42, एटॉमिक नंबर 42 होता है, 42 मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम क्या करता है? दलहनी पौधे रहते हैं ना, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, प्लांट्स, तो ये जो दलहनी पौधे रहते हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है, ठीक है। और मोलिब्डेनम क्या है भाई? ये विटामिन सी और शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में सहायक होता है कौन? मोलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है और विटामिन सी और ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट लिखा है ना, शर्करा बोलते हैं, उसके सिंथेसिस में सहायक होता है मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर है 42, 42 है ना, MO बोलते हैं, MO। अब आया मैग्नीज, MN, ठीक है। मैग्नीज का होता है 25, एटॉमिक नंबर मैग्नीज का क्या है? 25। ये क्या करता है मैग्नीज? क्लोरोफिल एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। अब क्या आया? एंजाइम सक्रियता, एंजाइम एक्टिवेशन से भी रिलेटेड है। तो अपन को सिर्फ मैग्नीज का क्या पढ़ना है? क्लोरोफिल एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। अब आया बोरॉन, 5 बोरा लेके दौड़ा था, 5 बोरा। तो बोरॉन का क्या होगा? एटॉमिक नंबर बी मतलब B5, बोरॉन का होगा 5। ये क्या करता है बोरॉन? दलहनी फसलों में, दलहनी लेग्यूमिनस है ना, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियां होती है ना, रूट नोड्स, मतलब जड़ में जो नोड्स रहती ग्रंथियां है ना, तो जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। बोरॉन जो होता है जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है, किसके? दलहनी पौधों के, दलहनी फसलों के, ठीक है। और पोटेशियम एवं कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करता है बोरॉन। और क्या करता है बोरॉन? सेल वॉल के विकास में सहायक होता है और बीजों की वृद्धि में सहायक करता है कौन? बोरॉन क्या करता है? दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है कौन? बोरॉन। और क्या? पोटेशियम एवं कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रित करता है बोरॉन। अब आया क्या? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है? टिश्यू डिहाइड्रेशन एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक। क्लोरीन का क्या करता है? ये टिश्यू डिहाइड्रेशन एवं फोटोसिंथेसिस में सहायक। अब आया क्या? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट 27। ये क्या करता है कोबाल्ट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, लेकिन कोबाल्ट का मेन पढ़ ले,
कोबाल्ट का मेन पढ़ ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, और ट्रांसपायरेशन होता है ना वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा से, वो कोबाल्ट करवाता है। विटामिन B12 के सिंथेसिस में भी सहायक होता है। B12 में होता है साइनोकोबालामाइन, इसलिए बोला है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ट्रांसपायरेशन में भी सहायक होता है, ठीक है। विटामिन B12 के सिंथेसिस में भी सहायक होता है, ठीक है। अब आया मेन, क्या, CHO, CHO, चो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर बोला अभी, ठीक है। तो अब आया क्या, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करता है, कार्बोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में सहायक। कौन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या करता है, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में सहायक। देख भैया, अब अपन पढ़ेंगे क्या, खरपतवार मतलब वीड्स, WEED, वीड्स, खरपतवार। ये क्या होता है, ऐसे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए फसलों के साथ उग आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये बहुत हानिकारक होते हैं, इसको बोलते हैं वीड्स, WEED, खरपतवार, इसी को बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जो खरपतवार होते हैं ना, ये अहानिकारक भी होते हैं, मतलब हानि नहीं पहुंचाते और फसलों के साथ उग जाते हैं, लेकिन पता है वो भी उसको भी बोलते हैं वीड्स, उसको भी खरपतवार की श्रेणी में डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख, अगर गेहूं के साथ अगर मटर उगेगा तो मटर को भी तू वही बोलेगा, क्या, खरपतवार, वीड्स। वीड्स की विशेषता क्या है, खरपतवार की विशेषता क्या है, ये अनुपयोगी और अवांछनीय होते हैं, मतलब किसी काम के नहीं होते, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और फसलों के साथ उसके प्लांट न्यूट्रिएंट्स और जल के लिए, पानी के लिए कंपटीशन करने लग जाएंगे, जबकि उनका कोई काम ही नहीं है। खरपतवार जो होता है वीड्स, ये अधिक मात्रा में बीज, सीड प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बीज उत्पन्न करते हैं। जैसे जो चौलाई का बीज होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चौलाई होता है ना, चौलाई प्लांट, वो एक साल में 1,80,000 बीज पैदा कर सकता है। चौलाई जो है ना, चौलाई प्रति वर्ष 1,80,000 सीड पैदा कर सकता है। और क्या क्या विशेषता है खरपतवार की, ये उत्पादन को, प्रोडक्शन को, मेन जो फसल है उसके प्रोडक्शन को प्रभावित कर देगा, ठीक है। फर्टिलिटी खत्म कर देगा, भूमि की कम कर देगा, ठीक है। अब बोला है वीड्स से हानि क्या है, हानि नहानी है, ठीक है। क्या, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कैसे, फसल के साथ जो तत्व, जल और जगह, प्रकाश, इन सब के साथ कंपटीशन करने लगता है। कौन, वीड्स, मेन फसल के साथ कंपटीशन करता है इन सबका, और उपज में 5 से 50% तक की कमी ला सकता है। पोषक तत्वों को पेल जाता है, पूरी नमी ये ऐसी तैसी कर देता है। प्रकाश के उपलब्धता में कमी हो जाती है, स्थान घेर लेता है ना, गुणवत्ता में कमी, खर्च बढ़ गया, यही सब कीड़े मकौड़े लग गए, बहुत पनौती है ये खरपतवार, वीड्स। अब आया क्या, खरपतवार के लाभ भी होता है, देख ले। लाभ क्या है भाई, कुछ लाभ है, क्या, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकता है, औषधि के निर्माण में भी होता है, पशु चारा के रूप में भी यूज करते हैं। अब इसमें वीड्स पर नियंत्रण कैसे करेगा, सीधे क्या है, केमिकल मैटर्स है ना, रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं इसका नियंत्रण करने के लिए, वीड्स का, जिसको बोलते हैं क्या, शाकनाशी, हर्बिसाइड, HERBICIDES, हर्बिसाइड, ठीक है। खरपतवार के नियंत्रण में क्या लिखा है कि जो वीड्स है, खरपतवार है, उसके नियंत्रण के लिए जिन रासायनिक पदार्थ को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हर्बिसाइड, शाकनाशी। ये 2 टाइप की होती है, पहला होता है सेलेक्टिव हर्बिसाइड, मतलब वर्णात्मक शाकनाशी, और दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, अवर्णात्मक शाकनाशी। ये क्या होता है, देख ले भाई, ये जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है ना, ये किसी जाति विशेष के प्लांट को मसक देता है, नष्ट कर देता है। और जो ये नॉन सेलेक्टिव होता है ना, ये क्या करता है, ये अपने संपर्क में आने वाले जितने भी हैं सबको पेल देता है, पूरे वनस्पतियों को क्षति पहुंचाता है। इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। अब अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है, ये किसी जाति विशेष के प्लांट को ही नष्ट करने में सक्षम होता है एवं दूसरे जो प्लांट है ना उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। जैसे 2,4-D पढ़ा है ना, 2,4-D, ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, याद रखना, शाकनाशी है ये 2,4-D, ये शाकनाशी है, शाकनाशी हर्बिसाइड। तो समझ में आ गया ना, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स ये क्या होता है, किसी जाति विशेष के प्लांट्स को ही खत्म करते हैं और दूसरे प्लांट्स को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे क्या हो गया 2,4-D, 2,4-D क्या है, 2,4-D हर्बिसाइड है, ठीक है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। 2,4-D पता क्या होता है, 2,4 और ये जो D है, D का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। कैसे लिखा है, 2,4-D में D का मतलब है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ये हर्बिसाइड है। और कौन कौन सा हर्बिसाइड होता है, एसिटोक्लोर, एट्राजीन, एमीट्रोल, डायनोसेप, ये सब क्या है, ये सब हर्बिसाइड है, शाकनाशी, ये वीड्स को पेल देते हैं। तो कौन कौन सा है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड में क्या था, 2,4-D, और D का मतलब क्या था, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और हर्बिसाइड के और एग्जाम्पल क्या है, एसिटोक्लोर, एट्राजीन, एमीट्रोल और डायनोसेप। अब आया क्या, प्लांट डिसीज, है ना, प्लांट डिसीज, पादप रोग विज्ञान क्या है भाई। देख भाई, प्लांट डिसीज क्या होता है, पौधों में किसी भी प्रकार का जो विघ्न आ जा रहा है तो उसकी सामान्य संरचना, कार्य एवं आर्थिक उपयोगिता में
कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं प्लांट डिसीज। क्या बोल दिया? प्लांट डिसीज। टोटल 18% हर साल नुकसान होता है प्लांट डिसीज के चक्कर में। मतलब जितने भी खाने के उगते हैं कुल खाद्यान्न का 18% ये प्लांट डिसीज के चक्कर में फैला जाता है। क्या क्या होता है? काउजेज ऑफ प्लांट डिसीज। देख भाई, किससे होता है प्लांट डिसीज? सबसे पहले वायरस का सुन, वायरल डिसीज। मतलब अपन पौधों का डिसीज पढ़ रहे हैं, पौधों की बीमारियां, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? वायरस से होने वाले। वायरस से क्या क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस है ना, टोबैको मोजैक डिसीज। सबसे पहला डिसीज है टोबैको मोजैक डिसीज। ये क्या होता है? तंबाकू के पौधे में टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी वायरस के कारण मोजैक रोग हो जाता है। ठीक है, इस रोग में पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इससे प्रभावित पौधों को काट कर अलग कर दे भाई और सीधे सीधे जला दे। ठीक है, और क्रॉप चेंज अपना सीधे सीधे, है ना, फसल परिवर्तन विधि अपना। अब आया क्या? दूसरा वायरल डिसीज पौधों में, पोटैटो मोजैक वायरस, पोटैटो मोजैक डिसीज। ठीक है, ये क्या होता है? ये आलू का मोजैक वायरस है, आलू का मोजैक वायरस। ये वाला वायरस पोटैटो मोजैक वायरस एक्स से होता है। ठीक है, पोटैटो वायरस एक्स से होता है पोटैटो मोजैक डिसीज। इस डिसीज में पौधों की जो पत्तियां होती है ना, आलू के पौधों की पत्तियों में मॉटलिंग हो जाता है, मॉटलिंग, MOTTLING, चितकबरापन बोलते हैं इसको, मॉटलिंग। मॉटलिंग और ड्वार्फिंग के लक्षण दिखाता है, मॉटलिंग और ड्वार्फिंग के। ड्वार्फिंग मतलब बौनापन। ठीक है, और क्या होता है? इसके जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर नेक्रोसिस, ट्यूबर पर नेक्रोसिस होता है, ट्यूबर पर नेक्रोसिस होता है। इससे इसको भी इकट्ठा करके जला दो, है ना, सीधे सीधे जला दो। तो पोटैटो मोजैक डिसीज ये किससे होता है? पोटैटो वायरस एक्स से। ठीक है, अब क्या तीसरा क्या? बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये प्लांट डिसीज है वायरस का। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये क्या कहता है? ये होता है बनाना वायरस 1 से, बनाना वायरस 1। इसमें क्या है? केले के जो पौधे होते हैं ना वो बौने हो जाते हैं, ड्वार्फ, और उनके पेटियोल में PATIOLE, पेटियोल मतलब व्रंतों में हरी धनिया जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और सभी पत्तियों के एपेक्स में गुलाब व्रत बन जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। मतलब सब इकट्ठा सिकुड़ के एक जगह आ जाता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना में बौने भी हो जाते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना होता किसके कारण है? बनाना वायरस एक्स के कारण। ठीक है, प्लांट के वायरल डिसीज हो गए। प्लांट के वायरल डिसीज में क्या था? टोबैको का मोजैक वायरस था, टोबैको का मोजैक डिसीज था, और पोटैटो का मोजैक डिसीज था, और बंकी टॉप ऑफ बनाना था। ये तीनों प्लांट में वायरल डिसीज हैं। अब आया क्या? बैक्टीरियल डिसीज प्लांट में, जीवाणु से होने वाले रोग। बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सा है? पहला है क्या? विल्ट ऑफ पोटैटो, आलू का शैथिल रोग, विल्ट, WILT, विल्ट ऑफ पोटैटो। ये क्या होता है? ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसेरियम के कारण, स्यूडोमोनास सोलेनिसेरियम, ये होता है विल्ट ऑफ पोटैटो। स्यूडोमोनास सोलेनिसेरियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसको रिंग डिसीज, RING, इस रोग को, विल्ट ऑफ पोटैटो को रिंग डिसीज भी बोलते हैं। इस डिसीज में पौधों का वास्क्यूलर सिस्टम, संवहन तंत्र अफेक्ट हो जाता है और पत्तियां पीली हो जाती हैं, जाइलम पर ब्राउन रिंग बन जाता है। इस रोग के माध्यम से यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 मिनट के लिए यूज करना चाहिए, सीधे सीधे। ठीक है, तो विल्ट ऑफ पोटैटो ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसेरियम से। इसको रिंग रोग भी बोलते हैं विल्ट ऑफ पोटैटो को। इसमें पौधों का वास्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र खत्म हो जाता है, प्रभावित होता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं और जाइलम पर ब्राउन रिंग बन जाता है। ठीक है, और मिट्टी के माध्यम से ये विल्ट ऑफ पोटैटो फैलता है, और ये विल्ट ऑफ पोटैटो बैक्टीरिया डिसीज है। दूसरा कौन सा है? ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ठीक है, ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये क्या होता है? ये होता है कौन से बैक्टीरिया से? ज़ैंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया से होता है ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। इस रोग में एंगुलर लीफ ऑफ कॉटन या फिर ब्लैक आर्म, ये रोग में पौधों की पत्तियों पर बहुत ही जलाद संरचना, मतलब जला टाइप से लगता है, और वहां पर क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है, और तनों पर, स्टेम पर काले लंबे चिन्ह बन जाते हैं। इस रोगों की प्राथमिक संक्रमण ये मतलब इनिशियली ये बीज के द्वारा होता है, सीड्स के द्वारा, जो वर्षा या ओस में फैलता है। इसको क्या करना चाहिए? सीधे पौधे खत्म कर दो, है ना, और बीजों को एग्रेसोन या फिर सेरासोन में 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के द्वारा शोधित करना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक आर्म या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इसमें क्या होता है? ये ज़ैंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर छोटी छोटी जले हुए टाइप की एक संरचना बन जाती है, जो बाद में भूरा हो जाता है, और तनों पर काले लंबे चिन्ह बन जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण ये किससे होता है? बीज से स्टार्ट होता है। मतलब बीज अगर हुआ
बीज के द्वारा ही फैलेगा ये, ठीक है, जो वर्षा या ओस में फैलता है। अब क्या है, धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये क्या होता है? ये होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया से। इसमें पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला या फिर हरा, पीला हरा, येलो ग्रीन स्पॉट दिखाई पड़ता है। स्पॉट बाद में येलो होकर ब्राउन किनारों वाली पत्तियों के ऊपर से मुरझाने लगता है, ठीक है। ये स्पॉट बाद में येलो होकर, पीला होकर भूरे किनारों वाली पत्तियों के ऊपर से मुरझाने लगता है। इस रोग का संचरण बीज के माध्यम से होता है, सीड्स के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बीजों को 12 घंटे तक एग्रीमाइसिन एवं 0.025% के घोल में रख देते हैं, ठीक है। यही सब है, 90% नियंत्रण संभव हो सकता है इससे, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस से। और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस कौन से बैक्टीरिया से होता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया से। अब आएगा साइट्रस कैंकर, सब जानते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर किसमें होता है? नींबू में होता है ना, साइट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर बोलते हैं। साइट्रस कैंकर नींबू में होता है, बैक्टीरिया से होता है साइट्रस कैंकर। इसमें ज़ैंथोमोनास सिट्री, CITRI, सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया से होता है। कौन? सिट्रस कैंकर। इसमें क्या होता है, नींबू के उत्पादन हित के लिए गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इसमें ये पौधों के लीफ मतलब पत्ती, शाखा ब्रांचेस और फ्रूट्स, ये सबको प्रभावित कर देते हैं। पत्तियों पे छोटे छोटे गोल जलाद चिन्ह, जले हुए भूरे रंग के चिन्ह बन जाते हैं स्टार्टिंग में। रोकथाम के लिए क्या होता है? रोकथाम के लिए इसका क्या है, बौने पौधों से, मतलब पौधे जो है बोने से पहले 1% बोडिएक्स मिक्सचर का छिड़काव कर दो, ठीक है। और रोग अगर लग जाए तो उसके बाद क्या, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फाइटोमाइसिन, इन सबका छिड़काव कर दो। मेन क्या है, मेन ये है कि साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, पौधों का रोग है, नींबू में होता है, और ज़ैंथोमोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। पांचवा क्या है बैक्टीरियल डिसीज प्लांट का? गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिसीज ऑफ वीट, टुंडू डिसीज ऑफ वीट, ये किससे होता है? कोरोनीबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नाम के बैक्टीरिया से। और एजाइना टिटिकी नाम के निमेटोड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुंडू डिसीज ऑफ वीट, गेहूं का टुंडू डिसीज, ये होता है कौन से बैक्टीरिया से? कोरोनीबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम, ठीक है। और जो निमेटोड कौन है? निमेटोड है इसमें कौन? निमेटोड है एजाइना टिटिकी, एजाइना है ना, एंजाइना लिखा है, एंजाइना, ANGUINA, एंजाइना। तो कोरोनीबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम ये बैक्टीरिया है, और निमेटोड कौन है? एंजाइना टिटिकी, ये निमेटोड है। ये जो टुंडू डिसीज होता है ना गेहूं का, इसमें पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है ना। फिर बाद में एक पीले रंग के पदार्थ का सेक्रेशन होता है जो गेहूं की बालियों को खत्म कर देता है। इस कारण इसमें पौधा जो है छोटा हो जाता है, और यह रोग फसल पकने पर ही दिखता है। इसलिए भाई बीज को बोने से पहले देख लो। ये का बैक्टीरियल डिसीज, तो क्या रहा है? टुंडू डिसीज ऑफ वीट, ये किससे होता है? कोरोनीबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम से। और इसमें निमेटोड कौन है? निमेटोड है एंजाइना टिटिकी, एंजाइना टिटिकी। अब अपन पढ़ेंगे पौधों में होने वाले फंगल डिसीज, फंगल मतलब कवक से होने वाले, ठीक है, कवक से होने वाले डिसीज, फंगल डिसीज पौधों में। पहला कौन सा है? वीट डिसीज ऑफ पोटैटो, वार्ट, WART, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, आलू का वार्ट रोग। ये कौन से कवक से होता है? ये सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम से, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम से वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, आलू का वार्ट रोग सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम नाम के फंगस से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आलू के ट्यूबर में काले रंग के धागे जैसी संरचना बन जाती है, कभी कभी पूरा आलू सड़ जाता है। इसमें क्वारंटाइन कर दो, सीधे क्वारंटाइन कर दो। अब क्या है? दूसरा कौन सा है? दूसरा फंगल डिसीज है पौधों में कौन सा? आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, मतलब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है फंगस से। को फंगस का नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, है ना, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किससे होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नाम के फंजाई से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पत्तियों पर सबसे पहले भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, और बड़े फिर यही धब्बा बड़ा काले रंग के धब्बे में बदल जाता है। इसमें से पत्तियां जो है पूरी की पूरी झुलस जाती है ना, और पौधा जो है सूख जाता है। इसमें सीधे फंजीसाइड का यूज करो, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंगस से होता है। फंगस का क्या नाम है? फंजाई डिसीज है। फंगस का नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। अब है क्या? बाजरे का ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ये कौन से फंगस से होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिकोला, ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिकोला। बाजरे का जो ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ये होता है कौन से फंजाई से? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिकोला से होता है। यही जो ग्रीन ईयर है ना बाजरा, इसको डाउनी मिल्ड्यू MILDEU, डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। ये जो बाजरे का ग्रीन ईयर है ना, तो इसमें क्या होता है? ये बाजरे की जो बाली है ना, उसमें हरे रंग के फाइबर निकल आते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण बन जाते हैं। नियंत्रण के लिए क्या है कि बीज को, इसके जो सीड होते हैं ना, बाजरे के जो सीड होते हैं, उसको थिराम मतलब THIRAM, थिराम, या फिर एग्रेसान
थीराम या फिर एग्रेसॉन से शोधित करना चाहिए। और रोग अगर लग जाए तो डाइथेम है ना, डाइथेन M45 का छिड़काव कर दो, डाइथेम का छिड़काव कर दो। थीराम एग्रेसॉन से धो ले और डाइथेन का छिड़काव कर दे अगर लग जाए तो। बीजों को थीराम से पहले धो लेना चाहिए ना, नियंत्रण के लिए। तो बाजरे का जो ग्रीन ईयर है ये फंगल डिसीज है, ठीक है, सबसे पहले काम। और स्केलेरोस्पोरा ग्रैनिकोला ये है फंगस का नाम, बाजरे का ग्रीन ईयर करवाता है। फिर यही बाजरे के ग्रीन ईयर को अपन डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। आपका चौथा कौन सा फंगल डिसीज? चौथा फंगल डिसीज प्लांट डिसीज, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये होता है कोलेटोट्रिकम फॉलकैटम, कोलेटोट्रिकम फॉलकैटम नाम के फंजाई से होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें क्या है कि गन्ने के स्टेम मतलब तना और पत्तियों में लाल लाल धारियां बन जाती हैं, धारियां, ठीक है, धारियां रेड रॉट बन जाते हैं। और तना जो है छोटा हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, तने फट जाते हैं, ठीक है। और गन्ने के रस में से शराब जैसी, वाइन जैसी गंध आती है। नियंत्रण स्वस्थ गन्ने की बुआई कर दे, तभी हो पाएगा। तो क्या है भाई, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये होता है कोलेटोट्रिकम फॉलकैटम नाम के फंजाई से होता है, ठीक है। अब आएगा मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का टिक्का रोग। ये होता है कौन सा फंजाई है? सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा नाम का कवक है, कवक मतलब फंजाई, ठीक है, सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा। ये जो कवक है ये करवाता है टिक्का रोग मूंगफली में, है ना, ग्राउंड नट में। इसके कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण करने के लिए बोर्डियक्स मिक्सचर डाइथेन M45 इसका छिड़काव करना चाहिए। अब आया क्या, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, केसी मेहता इससे रिलेटेड है, केसी मेहता, ठीक है। गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, ये क्या है, ये सब फंजाई डिसीज है ना प्लांट के। पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिकी नाम के फंजाई से होता है। गेहूं का जो किट्टू रोग है, रस्ट ऑफ व्हीट, ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी नाम के फंगस से होता है। इसमें क्या है, पत्ती और तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो देखने से रस्ट जंग टाइप से लगता है। रोग के लिए जो कवक में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। इस रोग के उत्तरदायी कवक में ये जो रोग करवाता है ना, रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का किट्टू रोग, ये जो कवक करवाता है उसमें 5 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें से टेल्यूटो स्पोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से टेल्यूटो स्पोर सबसे अधिक हानिकारक होता है। ये जो फंजाई है ना, ये फंजाई यही पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिकी, ये जो रस्ट ऑफ व्हीट करवाता है, इसके स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी होते हैं। यही कारण है कि यह प्लांट डिसीज वर्ष प्रतिवर्ष रहता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस रोग का नियंत्रण फंजीसाइड का छिड़काव, ठीक है, और रोग प्रतिरोधक प्रजाति की बुआई करवाओ, ठीक है। अब क्या है, गेहूं का ढीला स्मट, ये सब फंजाई डिसीज है ना, फंगल डिसीज चल रहा है। क्या है, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये कौन से फंगस से होता है? ऑस्टिलागोनूडा ट्रिटिकी, ठीक है। जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये होता है ऑस्टिलागोनूडा ट्रिटिकी नाम के फंगस से होता है। इसमें क्या होता है, गेहूं की बालियों पर राख के समान चूर्ण पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज सीड्स के द्वारा होता है। नियंत्रण करना है तो रोग प्रतिरोधी बीज की बुआई करनी पड़ेगी, सबसे प्रभावी कदम है, ठीक है। और अगर रोग हो जाए तो वीटावैक्स, बेनेलेट, कार्बाक्सिन जैसे फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। कौन ये फंजीसाइड है? बीटावैक्स, बेनेलेट और कार्बाक्सिन, ये सब फंजीसाइड है भाई, ध्यान रखना। कौन सा? वीटावैक्स, वीटावैक्स, बेनेलेट, कार्बाक्सिन, ये सब फंजीसाइड है, ठीक है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, सबसे पहला काम ये होता है किससे? फंजाई से, ठीक है। इसमें क्या है कि गेहूं की बालियों पर राख के समान पाउडर निकल आता है, बस बीज के द्वारा फैलता है। अब क्या आया, फंगल डिसीज, डैम्पिंग डैम्पिंग ऑफ, ये कौन से फंगस से होता है? पाइथियम ना, PYTHIUM, फिलास में SP लिखा है, तो अपन को क्या पढ़ना है? पाइथियम। तो डैम्पिंग ऑफ होता है ना, ये पाइथियम नाम के फंगस से होता है। इसमें जो प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ रहते हैं, फिर वे उगते ही मर जाते हैं, ठीक है। जो फंगस का प्रभाव है पौधों की जड़ों से, रूट से प्रारंभ होता है। और इस रोग के नियंत्रण के लिए फॉर्मेलिन, कैप्टॉन, थीराम, ब्रीटॉक्स 50 ये सबसे शोधित करना चाहिए। और बीजों को थीराम, ये जीराम, ZIRAM, क्लोरेनिल, कैप्टेटन, क्लोरेनिल है ना, क्लोरेनिल, कैप्टेन, इन सबसे शोधित करना चाहिए। मेन पढ़ ले कि जो डैम्पिंग ऑफ होता है ना, ये फंगस से होता है। कौन सा फंगस का क्या नाम है? पाइथियम, ठीक है। बस बीज प्रभावित होता है, जड़ पिला जाता है, बस, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ किससे होता है? पाइथियम नाम के कवक से, पाइथियम नाम के फंगस से। इससे ज्यादा कुछ मत रट, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डैम्पिंग ऑफ जो है ना, डैम्पिंग ऑफ ये फंगस से होता है, पौधों का डिसीज है,
पाइथियम नाम के फंगस से होता है। अब देख क्या, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये होता है कौन से कवक से? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम के फंगस से होता है। कौन? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। बलसोर पढ़ ले, बलसोर, बलसोर बलसोर क्या है भाई? बलसोर कुछ नहीं भाई, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये किससे, कौन से कवक से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। इसमें क्या है, पत्तियों पर गोल भूरे रंग के चिन्ह पड़ जाते हैं और बाद में कॉला स्पॉट बन जाता है। नियंत्रण कैसे करना है? सब में वही है, बॉडी एक्स मिक्सचर, डाइथेन Z75, ये सब फंजीसाइड है ना, इन सब का छिड़काव भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब फंजीसाइड है, यही पूछेगा। बॉडी एक्स मिक्सचर, डाइथेन Z78 ये दोनों क्या है? ये फंजीसाइड है। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम के फंगस से। फिर आया क्या, बाजरे का इरगॉट रोग, इरगॉट ऑफ बाजरा, ठीक है, ये क्या है? ये कवक से ही होता है, सब जानते हैं। क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला नाम के फंगस से होता है। बाजरे का इरगॉट रोग किससे होता है, कौन से कवक से? क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला नाम के कवक से होता है, फंगस से होता है। अब आया क्या, स्मट ऑफ बाजरा, बाजरे का स्मट रोग, बाजरे का स्मट रोग ये कौन से फंगस से होता है? टोलियोस्पोरियम, टोलियोस्पोरियम। बाजरे का जो स्मट होता है ना, स्मट ऑफ बाजरा, ये होता है टोलियोस्पोरियम नाम के फंगस से। अब आया अरहर का झुलसा रोग, विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर ये कौन से कवक से होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम के फंगस से होता है अरहर का झुलसा रोग, विल्ट ऑफ अरहर ये किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम के फंगस से। अब आया सब फंगल डिसीज प्लांट के चल रहे हैं, ठीक है। अब आया पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ये कौन से फंगस से होता है? इरेसिफ, देख भाई, इरेसिफ ग्रेमिनस ट्रिटिसी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ये कौन से फंगस से होता है? इरेसिफ ग्रेमिनस ट्रिटिसी नाम के फंगस से होता है। गेहूं का जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये इरेसिफ ग्रेमिनस ट्रिटिसी नाम के कवक से होता है। अब आया क्या 14, ये सब चल रहा है अपना प्लांट डिसीज में फंगल डिसीज, ठीक है। और ये कौन सा है? अब इरगॉट, इरगॉट आ गया ना, राई का इरगॉट होता है ना, राई का इरगॉट। तो राई मतलब RYE वाला राई, खाने वाला। तो राई का इरगॉट रोग, इरगॉट डिसीज ऑफ राई ये कौन से कवक से होता है, कौन से फंगस है? क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया। ये जो राई का इरगॉट होता है, इरगॉट परपुरिया आ तो रहा है, राई का इरगॉट परपुरिया से होता है ना। और बाजरे का इरगॉट किससे होता है? माइक्रोसेफेला था, है ना। तो माइक्रोसेफेला बाजरे का इरगॉट रोग होता था माइक्रोसेफेला से। और ये कौन है? ये राई का इरगॉट रोग है, राई का इरगॉट रोग परपुरिया से होता है, क्लेविसेप्स परपुरिया नाम के फंगस से। अब आया कौन सा डिसीज? अब प्लांट डिसीज में फंगल वाला, अभी भी फंगल वाला चल रहा है, लास्ट है स्टेम गाल डिसीज ऑफ कोरिएंडर, धनिये का स्टेम गाल रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धनिये का स्टेम गाल रोग, धनिये का स्टेम गाल रोग, ये स्टेम गाल डिसीज ऑफ कोरिएंडर ये किससे होता है? ये प्रोटोमाइसीस मैक्रोस्पोरम नाम के कवक से, फंगस से, ठीक है। धनिये का स्टेम गाल रोग, स्टेम गाल डिसीज ऑफ कोरिएंडर ये किससे होता है? प्रोटोमाइसीस मैक्रोस्पोरम नाम के कवक से। अब देख, अब पौधों में अबायोटिक डिसीज देख ले, अजैविक रोग, अजैविक रोग देख ले, अजैविक रोग, अबायोटिक डिसीज क्या होता है? धान का खैरा ये किससे होता है? जिंक की कमी से। मटर का मार्च रोग, ये मार है ना, तो मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाईबैक, नींबू में बा आया तो तांबा में भी आएगा, ठीक है। तो नींबू का जो डाईबैक डिसीज है ये तांबे की कमी से होता है। अब आम का लिटिल लीफ था, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ मैंगो ये होता है जिंक की कमी से। आम जनता पढ़ लेना, आम जनता, तो आम का लिटिल लीफ जस्ता की कमी से, ठीक है। अब आयोटिक डिसीज चल रहा है ना, नींबू में डाईबैक रोग ये कॉपर की कमी से होता है। बैक नींबू में बा आया, डाईबैक में भी बा आया, तो तांबे में भी बा आएगा, तो तांबे की कमी से, ठीक है। तांबा को कॉपर बदल देना भाई, तांबा कॉपर सब वही है, तांबा पढ़ यहाँ पर, नींबू मतलब तांबा। नींबू में डाईबैक की कमी से क्या होता है? नींबू में डाईबैक रोग तांबे की कमी से होता है, ठीक है। आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस ये होता है बोरॉन की कमी से। आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस, इनर नेक्रोसिस, आंवले में इनर नेक्रोसिस ये बोरॉन की कमी से होता है। बोरा 5 था ना, तो बोरॉन की कमी से था। आंवले में इनर नेक्रोसिस डिसीज ये अबायोटिक डिसीज है ना, कि ये बोरॉन की कमी से होता है। और नींबू में डाईबैक रोग ये तांबे की कमी से होता है, तांबा मतलब कॉपर, ठीक है। और नींबू में लिटिल लीफ ये भी तांबे की कमी से, नींबू मतलब तांबा, ठीक है। आम में लिटिल लीफ ये जस्ते की कमी से होता है, आम जनता। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से, आया, मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। और फूल गोभी में विप टेल रोग, फूल गोभी में विप विप टेल रोग ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम वही जिसका एटॉमिक नंबर मोलिब्डेनम का 42 है, 42, है ना। तो फूल गोभी में विप टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अब आए चुकंदर में हॉट रॉट, चुकंदर मतलब बीट रूट, है ना। चुकंदर में हॉट रॉट ये बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू वाला ब्लैक हार्ट रोग
ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। और ये फूल गोभी में देख भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूल गोभी में ब्राउनिंग, जो ब्राउनिंग होता है ना, ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग होता है बोरॉन की कमी से, ठीक है। लेकिन जो फूल गोभी का व्हिप टेल रोग है ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार सुन ले, फूल गोभी में व्हिप टेल रोग ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और जो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग है, तो ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से, फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है। और फूल गोभी का व्हिप टेल रोग ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और चुकंदर, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग, हार्ट रॉट, हार्ट रॉट रोग ये बोरॉन की कमी से होता है। और आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये भंडारण में, स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, ठीक है। नींबू में लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से, तांबा, नींबू मतलब तांबा। आम का लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से, तो आम जनता पढ़ लेना, आम जस्ता, आम जनता, आम जस्ता। तो आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से होता है, ठीक है। अपन क्या वायरस वाला पढ़े थे ना, वायरस, तो टोबैको मोजैक वायरस पढ़े थे, पोटैटो वायरस एक्स पढ़े थे, बनाना वायरस एक्स पढ़े थे, बंकी टॉप ऑफ बनाना का। फिर क्या था, फूल गोभी का मोजैक रोग भी होता है, मोजैक वायरस, ठीक है। और गाजर का लाल पत्ती रेड लीफ भी रोग होता है, ये भी होता है क्या, गाजर का लाल पत्ती वायरस होता है, गाजर का रेड लीफ, गाजर का रेड लीफ ये होता है वायरल डिसीज, ठीक है। और फूल गोभी का मोजैक रोग भी होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना तो होता ही है, बंकी टॉप ऑफ बनाना होता है बनाना वायरस एक्स, बनाना वायरस 1 से, बंकी टॉप ऑफ बनाना ये वायरस से होता है, ठीक है। और बनाना वायरस 1 लिखा है ना, बनाना वायरस 1 इससे होता है। आलू का मोजैक रोग ये होता है पोटैटो वायरस एक्स से, ठीक है। और तंबाकू का मोजैक रोग ये होता है टोबैको मोजैक वायरस से, ठीक है। अब आगे, अब जो बैक्टीरियल डिसीज है उसमें ये प्लांट में बैक्टीरियल डिसीज कौन सा था, आलू विल्ट ऑफ पोटैटो ये किसे होता था, स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से। फिर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये धान का अंगमारी रोग ये होता था ज़ैंथोमोनास ओराइजी से, ठीक है। और नींबू का साइट्रस कैंकर ये किससे होता था, ज़ैंथोमोनास सीट्री से। ये सब बैक्टीरियल डिसीज है। फिर गेहूं का टुंडू डिसीज ऑफ गेहूं है ना, ये वीट ये होता था कोरोनी बैक्टीरियम ट्रिटिकी से, ठीक है। अब सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल ये तीनों एक में है ना, सेब मतलब एप्पल, गुलाब और टमाटर का क्राउन गॉल ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसिएंस के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल रोग ये सब बैक्टीरियल डिसीज है ना। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसिएंस नाम के बैक्टीरिया से। फिर से सुन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसिएंस नाम के बैक्टीरिया से क्या होता है, सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल रोग। अब आया एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये होता है ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम से, ठीक है। ज़ैंथोमोनास मालवेसियरम से एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन होता है। अब आएगा विल्ट ऑफ टोबैको ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से। और टमाटर का शैथिल रोग विल्ट ऑफ टोमेटो और विल्ट ऑफ टोबैको, देख भाई, विल्ट ऑफ टोमेटो मतलब टमाटर है ना, और विल्ट ऑफ टोबैको मतलब तमाकू, ये दोनों कौन से बैक्टीरिया से होता है, स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से, स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से, ठीक है। और विल्ट ऑफ पोटैटो ये स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से, ये भी